हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे टिश्यू नेमाटोड्स की। पर्टिकुलरली इस टिश्यू नेमाटोड्स में हम लोग आज पढ़ेंगे ट्रिचनेला स्पाइरालिस के बारे में। इसके द्वारा एक डिजीज़ प्रोड्यूस की जाती है जिसको ट्रिचनेलोसिस कहते हैं, और ये ट्रिचनेलोसिस नामक बीमारी पूरे विश्व में पाई जाती है, परंतु यह यूरोप और यूनाइटेड स्टेट में अत्यधिक मात्रा में संक्रमण का कारण बनती है। आइए बात करते हैं इसके लाइफ साइकिल के बारे में। रॉ या अधपका सूअर का मांस खाने के दौरान ट्रिचनेला स्पाइरालिस के इंसिस्टेड यानी कि सिस्ट युक्त मांस में ही जो जानवरों के मांस में सिस्ट के साथ में जो लार्वा होते हैं मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर उन्हें संक्रमित करते हैं। लार्वा को मांस के साथ निगलने के बाद लार्वा आमाशय को पार करते हुए आंतों तक चला जाता है। आंतों को छिद्रित करते हुए यह लार्वा आंत की म्यूकोसा में चले जाते हैं। वहां यह 24 से 48 घंटे में परिपक्व हो जाते हैं। आमाशय की म्यूकोसा में एडल्ट मेल और फीमेल के मेटिंग के बाद गतिशील लार्वा लसिका वाहिनी यानी कि लिम्फेटिक्स और ब्लड वेसल्स के माध्यम से ऊतकों तक पहुंच जाते हैं। कोई एक एडल्ट फीमेल 4 सप्ताह में लगभग 1 महीने में लगभग 500 लार्वा को जन्म देती है। होस्ट में इम्यून रिस्पॉन्स के फलस्वरूप टिश्यू में लार्वा के चारों ओर सिस्ट का निर्माण होता है। इस प्रकार सिस्ट से घिरे हुए लार्वा ऊतकों में कई सालों तक जीवित रह सकते हैं या फिर कैल्सिफाइड होकर मर जाते हैं। उनका जीवन काल मनुष्य यानी कि होस्ट में ही समाप्त हो जाता है। मनुष्य होस्ट में ही एडल्ट वर्म तथा लार्वा दोनों रूप होते हैं। पिग, बियर्स, रोडेंट तथा दूसरे जंतु ट्रिचिनेला के नेचुरल होस्ट होते हैं तथा ट्रिचिनेला उन्हीं जंतुओं के माध्यम से अपना लाइफ साइकिल पूर्ण करता है। तो ये लाइफ साइकिल की कहानी जो है शुरुआत होती है पॉर्क से, जिसको हम कुछ जानवरों के मांस के बारे में कह सकते हैं कि ये ऐसा मांस होता है जो पहले से ही इन्फेक्टेड होता है, यानी कि इसमें ट्रिचिनेला के कुछ ट्रिचिनेला के कुछ लार्वा इसमें से पहले ही मौजूद होते हैं। जब इसको बिना पकाए या आधा पकाए जब किसी मनुष्य के द्वारा खा लिया जाता है, तब जो है ये लार्वा जो है आमाशय की म्यूकोसा एसिड बैरियर को पार करते हुए ड्यूडेनम तक पहुंच जाते हैं। आंतों की म्यूकोसल वाल को पेनिट्रेट करते हुए जो है ये म्यूकोसा में पहुंच जाते हैं। म्यूकोसा से फिर एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं ब्लड और लिम्फ से, और फिर उसके बाद एब्जॉर्ब के बाद ये बॉडी के दूसरे टिश्यूज़ में और ख़ास तौर से मसल्स में पहुंच जाते हैं, जिसके कारण उस व्यक्ति को यानी कि होस्ट को बहुत सारी परेशानी हो सकती है। ये देखिए, इसमें भी दूसरे तरह के लाइफ साइकिल में बताया गया है। मसल्स में पाए जाने वाले पहले से जो लार्वा हैं, जब हमारे द्वारा इंजेस्ट किए जाते हैं तो स्टोमक में जाने के बाद वो लार्वा जो है एसिड बैरियर को पार करते हुए जो है इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा लेयर है उसमें पहुंच जाते हैं, और म्यूकोसा लेयर में पहुंचने के बाद वो 2 से 3 दिन में ही एडल्ट फॉर्म को धारण कर लेते हैं, एडल्ट हो जाते हैं। मैटिंग के दौरान, मैटिंग के बाद बहुत सारे फिर से लार्वा प्रोड्यूस होते हैं जो कि हमारे मसल्स टिश्यू में, ख़ास तौर से अगर वो हार्ट मसल्स में चले जाएं या फिर उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चले जाएं तो ये और गंभीर स्थिति हो सकती है। मॉर्फोलॉजी अगर देखें हम इसकी, तो इसमें एडल्ट वर्म की लंबाई लगभग 1.5 मिलीमीटर होती है, जबकि फीमेल 4 मिलीमीटर की होती है, यानी कि फीमेल थोड़ी सी मेल से बड़ी होती है, 3 से 4 गुना ज़्यादा। लार्वा इसके अगर हम देखें ट्रिचिनेला की लार्वा के बारे में बात करें तो इसके लार्वा बहुत कॉइल्ड होते हैं, मुड़े हुए रहते हैं, इंसीज्ड रहते हैं, सिस्ट के अंदर रहते हैं, जिनकी लंबाई 0.5 mm
और चौड़ाई 0.2 mm होती है। आइए बात करते हैं इसके क्लिनिकल डिजीज़ के बारे में। क्लिनिकल डिजीज़ में बेसिकली जब पॉर्क या अनकुक्ड रॉ मसल्स को खाया जाता है तब पॉइजनिंग के केस आते हैं। फूड पॉइजनिंग के लक्षण उसमें दिखाई देते हैं, जैसे कि डायरिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प वगैरह वगैरह। और जब ये लार्वा हमारे म्यूकोसा के जरिए से दूसरे मसल्स तक पहुंच जाता है तब फीवर, फेशियल इडिमा, मसल पेन और स्वेलिंग दिखाई देती है। द सिम्टम डिपेंड ऑन द मसल इन्वॉल्व्ड मस्ट सीवियर बिगिन बीइंग मायोकार्डाइटिस। और ये सिम्टम्स तब बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं जब ये लार्वा जो है हार्ट मसल्स में पहुंच जाते हैं। साथ ही साथ कुछ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंचने के बाद न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी पैदा कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस की। लेबोरेटरी डायग्नोसिस को ट्रिचिनेलोसिस की जो है दो तरह से हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। पहला, पेशियों में इंसिस्ड लार्वा को डिटेक्ट करके, और दूसरा सीरम में एंटीबॉडी को डिटेक्ट करके। स्पेसिमेन के रूप में हमको मसल्स बायोप्सी करनी होती है, खास तौर से डायफ्राम, टंग, लैरिंग्स, नेक और रिब इसके और शोल्डर की हम बायोप्सी कर सकते हैं, और सीरम में इसकी जांच कर सकते हैं एंटीबॉडी के थ्रू। इसमें सबसे पहली टेक्निक है इसको डायग्नोस करने के लिए, एग्जामिनेशन ऑफ द मसल्स बायोप्सी। सबसे पहले हम मसल्स की बायोप्सी किस प्रकार करेंगे। नंबर 1, 2 स्लाइड के बीच में टिश्यू के टुकड़े को दबाकर माइक्रोस्कोप से लार्वा का परीक्षण कर सकते हैं। नंबर 2, एसिड पेप्सिन की सहायता से पेशी का कृत्रिम पाचन करके लार्वा को अलग करके देखा जा सकता है। और नंबर 3, टिश्यू सेक्शन को हेमाटॉक्सिलिन और इओसिन से अभिरंजित करके हम उस लार्वा को आसानी से देख सकते हैं। सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस में हम क्या कर सकते हैं, लेटेक्स या बेंटोनाइट पार्टिकल का उपयोग करके एग्लूटिनेशन या फ्लक्युलेशन के द्वारा हम इसके एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर सकते हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट ट्रिचिनेला स्पाइरालिस। थैंक यू वेरी मच।